डिस्कशन। आज के लाइव डिस्कशन में हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ या मैं यूं कहूं कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक बहुत ही बड़ा शब्द है। यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा दोनों को ही गले लगाता है। अच्छे स्वास्थ्य की बात सभी करते हैं और इसके प्रति काफी हद तक जागरूकता भी आ चुकी है। लेकिन फिर भी कई मामले ऐसे आते हैं जो सोचने पे विवश कर देते हैं कि क्या यही चिकित्सा जगत की उपलब्धि है कि रोग का या तो समय पे पता ही नहीं चल पाना या उसका सही तरह से उपचार नहीं होना, और इसी की वजह से कई लोगों को आज भी असमय काल का ग्रास बनना पड़ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर मेंटल हेल्थ एक बेहद जरूरी विषय बन चुका है। हर शख्स आए दिन कुछ ना कुछ मन विचलित कर देने वाली घटनाओं से जूझता हुआ सा प्रतीत होता है। आज हम इसी ज्वलंत मुद्दे पे विचार करते हैं कि कैसे हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं और कैसे हम अपने आसपास मैनेज करके एक सकारात्मक जीवन शैली से अपना जीवन सुखद तरीके से यापन कर सकते हैं। मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसे कौन सी मानसिक बीमारी है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति या किसी भी तबके का हो। अगर मानसिक रोग को उचित देखभाल से हल किया जाए या समय पे सही उपचार मिले तो मानसिक रोगी अवश्य ही ठीक हो सकता है और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि लोग काउंसलिंग के नाम से डरते हैं और उन्हें लगता है कि लोग पागल समझने लगेंगे और इसी के चलते ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। मानसिक रोग भी अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू जो मीडिया में चल रहा है, डिप्रेशन। देखिए, थोड़ी मात्रा में तनाव होना या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यह कभी-कभी फायदेमंद भी होता है। जैसे कि हम अगर किसी कार्य को करने के लिए स्वयं को एक हल्के से दबाव में महसूस करते हैं, उससे हम अपने कार्य को अच्छी तरह कर पाते हैं और कार्य करते वक्त हमारा उत्साह भी बना रहता है। परंतु यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है और यह कब धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है, शायद हम लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। और तनाव बाहर की किसी भी तरह के ट्रैफिक या कोई भी शोर या आपके बॉस या आपके बच्चे या आपके पति पत्नी या किसी भी तरह की अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों या परिस्थितियों की वजह से नहीं आता है। यह इन परिस्थितियों के बारे में आपके विचारों से आता है, आपके अपने सोचने और अनुभव करने से आता है। वैसे तो तनाव और डिप्रेशन के लक्षण समान ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष अंतरों के आधार पे हम समस्या का पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त है या वो डिप्रेस्ड है। ऐसे में पता लगाने के लिए हम देख सकते हैं कि या तो सोने में थोड़ा दिक्कत होना तनाव हो सकता है। अगर आपको रात को देर तक नींद ना आए या फिर साधारण से काफी अधिक समय तक आप सोते रहें, तो ये तनाव हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन होने पे आपकी नींद में कुछ इस तरह के बदलाव होंगे कि शायद आपको अनिद्रा या एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर जैसी तकलीफें हो सकती हैं। यही नहीं, कई कई घंटों तक नींद लेने के बाद भी मरीज बहुत सुस्त महसूस करता है और थकान ही नहीं जा पाती है। तनाव होने पर किसी व्यक्ति का कार्य संपन्न करने में या तो बहुत अधिक मेहनत करते हैं या वो असमर्थता का सामना करने की कोशिश करते हुए कार्य में सफल होने की चेष्टा रखते हैं। जबकि डिप्रेशन के मरीज हर वक्त, हर जगह निराशावादी और उदास महसूस करते हैं।
तनाव के कारण पीड़ित व्यक्ति या तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं या बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं। यह बात इस पर भी निर्भर करती है कि वह किस स्थिति का सामना किस प्रकार कर रहा है। हालांकि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को फैसले लेने, काम पर ध्यान देने और मदद के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन करने में बेहद कठिनाई महसूस होती है। तनाव और डिप्रेशन के अपने शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, थकान महसूस करना, बुखार आना एवं झटके लगने जैसी समस्याएं भी होती हैं। तनाव की स्थिति में सही कारण का पता लगने के बाद में हम इन समस्याओं पे काबू पा सकते हैं, जबकि डिप्रेशन में ये लक्षण दिन ब दिन गंभीर होते जाते हैं और पीड़ित व्यक्ति केवल असहाय और उदास महसूस करने लग जाता है। तनाव चाहे कितना भी गंभीर हो, पीड़ित व्यक्ति जान देने या आत्महत्या करने का नहीं सोचता है। लेकिन अगर डिप्रेशन होता है तो आत्महत्या के ख्यालात आना और कोशिशें करना एक आम बात बन जाती है। तनावग्रस्त होने पे व्यक्ति का बेचैन होना, परेशान रहना, चिड़चिड़ापन आना या उदास महसूस करना एक आम बात होती है। लेकिन जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो बिना किसी भी विशेष कारण के हर बार बहुत अधिक गुस्सा रहता है, झुंझलाता रहता है और इन प्रबल भावनाओं की वजह से डिप्रेशन से परेशान व्यक्ति बहुत अधिक पश्चाताप और उदासी से भर जाता है अपनी जिंदगी में। हमें यह समझना चाहिए कि डिप्रेशन एक अवस्था है। यह एक मानसिक अवस्था है और इसके शिकार लोग पागल नहीं होते हैं। और समाज के चलते वो ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे और वो खुलकर मदद नहीं मांग सकते हैं। डिप्रेशन के कारण अनेकों हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को जीवन की कठिन परिस्थितियों की वजह से यह बीमारी हो सकती है, कुछ को बिना किसी ठोस कारण के हो सकती है। और हाँ, डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को नहीं होता है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है तथा किसी भी अवस्था में हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं, पर ना ही वे खुद समझ पाते हैं इस बात को, ना ही परिवार वाले, और उनको कहीं से मदद ना मिलने के कारण डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि लोग खुद की जान तक ले लेते हैं। हमें एक दूसरे की परवाह करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपनों को सही मायने में समझ ही नहीं पाते हैं और लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें सुनने व समझने वाला कोई होता ही नहीं है। और डिप्रेशन को अगर कोई हिम्मत करके जाहिर भी करे तो लोग उसे पागलपन से जोड़ देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ऐसा करना सरासर नाइंसाफी होती है उनके साथ। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बीमारी ही नहीं होती है और न ही इसका ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत रहती है, और ऐसी स्थिति को वो छुपाते रहते हैं। तो अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसका अभी हाल ही में व्यवहार बदल गया हो, व्यक्ति अधिक चुप रहने लग गया हो, या आप स्वयं इसके शिकार होते लग रहे हो, तो ऐसी किसी भी अपने को अकेला ना छोड़ें। उसे आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। आपको उससे बात करनी चाहिए और मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। डिप्रेशन एक प्रकार का, हम यूं कह सकते हैं कि यह एक धीमा कातिल है। हमें इसको पहचानने और जानने की जरूरत है और हमें मदद लेनी चाहिए। याद रखिए, हम सभी को जीवन में कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ ही सकती है। हो सकता है आपको स्वयं को इस तरह की मदद की जरूरत हो, इवन ये भी हो सकता है कि अन्य लोगों की तुलना में आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। आपको अगर सामान्य से अधिक उदासी महसूस हो रही है तो मदद के लिए कतई हिचकिचाइए मत। आप कतई कोताही ना बरतें। डिप्रेशन में आपकी कोई गलती नहीं है, इसके लिए खुद को कभी भी कसूरवार मत मानिए। डिप्रेशन का इलाज संभव है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे हमें यूं कहना चाहिए कि बतौर समाज हमने गंभीरता से लेना अभी तक सीखा ही नहीं है, और इसी का खामियाजा हमें समय समय पर
ऐसे पीड़ित लोगों को खोकर ही भुगतना पड़ता है। आज उन लोगों की तादाद बहुत अधिक हो चुकी है जो डिप्रेशन के चलते जिंदगी से हताहत हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, और उनके लिए सब कुछ मानो यूं लगता है कि खत्म सा हो रहा है जिंदगी में। लेकिन इस दौरान क्या होता है, असल में इसका समाधान क्या हो सकता है, कहाँ पर हमसे चूक हो जाती है और कहाँ बतौर समाज हम देरी कर देते हैं ये समझने में या किसी भी व्यक्ति को संभालने में। अनेकों कारणों से हमारे भीतर पनपने वाला डिप्रेशन धीरे धीरे हम सबके दिमाग में घर करने लगता है। यही से वो समय शुरू होता है जब एक डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति खुद को बेहद अकेला पाता है। डिप्रेशन के शुरू होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम सदा ही गंभीर होते हैं। हम जानते हैं कि डिप्रेशन के बारे में बात करना अभी भी हमारे घर, परिवार और समाज में सामान्य नहीं हो सका है, जिसके विनाशकारी परिणाम हम समय समय पे देखते ही रहते हैं। जब हम किसी चीज या परिस्थिति से खुद को हताश महसूस करते हैं और अपने आप को उस लड़ाई को जीतने के काबिल ही नहीं मानते हैं, या हम अकेले पड़ने लगते हैं, यही से हमारे दिमाग में एक अलग ही तरह की थकान जन्म ले लेती है। और एक ऐसी थकान जिससे हमारे शरीर के भीतर, हमारे मस्तिष्क के भीतर डिप्रेशन होने शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारा समाज अभी तक इतना भी काबिल नहीं हो सका है जो इस डिप्रेशन को एक गंभीर बीमारी के तौर पे खुले तौर पे स्वीकार कर सके और पीड़ित शख्स का ख्याल रखने की चेष्टा कर सके। बजाय इसके समाज में डिप्रेशन को सामान्य दिमागी परेशानी और उलझन जैसे तमाम तरह के मानसिक साइड इफेक्ट के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया जाता है। एक इंसान जहां इतनी गंभीर बीमारी से जकड़ा हुआ होता है, जहां वो हर चीज से हार मान चुका होता है, वहीं ठीक उसी समय कुछ लोग कई तरह के दकियानुसी समाधान लेकर उसके सामने आते हैं, बजाय इसके कि वो उसकी परेशानी को गहराई से समझ सके और उसे बतौर एक गंभीर मरीज ट्रीट कर सके और उसका उचित उपचार करवा सके। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति जब अपने जीवन को खत्म करने की ओर बढ़ता है, तो उसका उद्देश्य किंचित मात्र उन सभी परेशानियों से छुटकारा पाना होता है जिन्होंने उसके दिमाग में घर कर लिया है। लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिजनों और उनके अपनों को किस तरह के कष्ट से गुजरना पड़ेगा, उसे इसका अंदाजा भी नहीं होता है। डिप्रेशन व्यक्ति को बुरी तरह से हताश कर सकता है, लेकिन उस कठिन समय में अगर सही साथ मिल जाए तो मजबूती के साथ इससे बाहर भी आया जा सकता है। अगर बतौर समाज डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति को हम ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो सके कि जिन मुश्किलों का वो सामना कर रहा है या जिन कठिन हालातों से वो गुजर रहा है, उससे उबरने के लिए उसे अपने आप को खत्म करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हम सब साथ मिलकर उन मुश्किलों से पार पा सकते हैं और जिंदगी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन से घिरा हुआ व्यक्ति आमतौर पर अपने आप में ही खुद को अकेला घोषित कर चुका होता है। ऐसे में अगर आप उससे ये उम्मीद लगाकर बैठे कि वो खुद चलकर आपके पास आएगा और आपके सामने अपनी सारी परेशानियों का बखान करेगा, तो ये आपका व्यर्थ एक वहम ही हो सकता है और कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति ने कई बार आपको ऐसे कोई हिंट दिया हो या सीधे तौर पे भी आपको बताने की कोशिश की हो, लेकिन हो सकता है कि आपने ही उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया हो। ऐसी परिस्थिति में आपकी सतर्कता एक रामबाण का काम कर सकती है किसी के जीवन में। अगर आपको या आपके किसी भी परिचित में इस तरह के कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आप उनके पास बैठे, उन्हें आप समय दें और धीरे धीरे उनके मन की बात करने की कोशिश करें। समस्या की जड़ तक जाकर उन्हें उपयुक्त सुझाव दें और इसी के साथ अगर आपको लगता है तो उन्हें किसी काउंसलर या मनोचिकित्सक के पास ले जाना भी ना भूलें।
आप जितना उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ये समस्या उतनी ही जल्दी सुलझाई जा सकती है। डिप्रेशन से निपटने के लिए आज बहुत ही विस्तृत मेडिकेशन भी उपलब्ध है। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं होता है, लेकिन इससे बाहर निकले में समय कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका लेवल ऑफ डिप्रेशन कितना है। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हैं, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। हमारे समाज में रिश्तों को, परिवार को और प्यार को हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह जानकर दुख और पीड़ा का अनुभव होता है कि भारत में होने वाली ज्यादातर आत्महत्याओं की वजह हमारे ये रिश्ते ही हैं। हमारा परिवार, ये रिश्तेदार और ये प्यार ही होता है। अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से करीब 40% सुसाइड्स जो है वो सिर्फ रिश्तों की वजह से होते हैं। यानी परिवार, विवाह और प्रेम मिलकर 40% आत्महत्याओं का कारण बन गए हैं आज। ये वो रिश्ते हैं जिनका आधार हम प्रेम को मानते हैं, प्यार को मानते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 29% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, जबकि आत्महत्या करने वाले 5% से ज्यादा लोग अपनी मैरिटल लाइफ से खुश नहीं थे। मैरिटल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट और इश्यूज की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या लगभग 3% थी और इसके अलावा 17% लोग वो थे जो बहुत ही लंबी और गंभीर बीमारियों के चलते तंग आ चुके थे जीवन में। कर्ज से परेशान होकर जान देने वाले लोगों की संख्या लगभग 3% रही थी, जबकि नशे की बुरी लत की वजह से जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया वो सिर्फ 4% थे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि करीब करीब 40% जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स थे या सुसाइडल कमिटमेंट्स थे, वो सिर्फ टूटते हुए रिश्तों की वजह से हो रहे हैं। ये वो रिश्ते जिन पर हम सब बहुत गर्व करते हैं, ये वो रिश्ते जो हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं, हमारे यही रिश्ते जो हमारा हाथ हर मुश्किल वक्त में भी थाम कर रखते हैं। लेकिन आज ऐसा लगने लगा है कि ये रिश्तों की मजबूती वाली बातें शायद धीरे धीरे कहीं किस्से कहानियों या किताबों का हिस्सा बनकर रह रही, क्योंकि जिस प्रेम की डोर से ये रिश्ते बंधे होते हैं, वही डोर आज लोगों के लिए एक आत्महत्या का फंदा बनती जा रही है। यानी लोग परिवार के बीच रहकर भी, अपनों के साथ रहकर भी अपनों का प्यार पाने के लिए शायद तरस रहे हैं। लोगों के पास सोशल मीडिया पे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तो बहुत समय होता है, लेकिन अपने परिवार के लोगों की बातें सुनने और उनसे अपने मन की बातें कह देने का शायद समय कम लग रहा है। हम देख ही रहे हैं कि लोगों के फेसबुक की वॉल पे तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड लिस्ट होती है, लेकिन शायद ही ये हजारों फ्रेंड्स कभी दिल का बोझ हल्का करने के काम में साथ आते हैं। और असल जिंदगी में परिवारों के बीच मानो एक दीवार सी खड़ी हो गई हो, जिसने आपसी समझ, प्रेम और भावनाएं व्यक्त करने की संभावना को बेहद पीछे धकेल दिया है। एक महान सूफी दार्शनिक रूमी, उन्होंने कहा था कि वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। यानी जीवन में मिले दर्द का घाव उस दरवाजे की तरह होता है जहां से सच की रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। जीवन के कड़वे अनुभव आपको स्वयं के करीब लाते हैं और आपके रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब ये सवाल है कि आप ये पहचानेंगे कैसे, या हम ये कैसे जानेंगे कि हम खुद या हमारे आसपास का कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमें आत्महत्या के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना चाहिए। ये सिद्धांत दिया था एक मशहूर सोशलिस्ट एमियल दुर्किम ने। दुर्किम ने आत्महत्या के अपने सिद्धांत में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था।
उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ, तो उन्होंने कहा था कि अकेले रहने वाले लोगों की बजाय शादीशुदा और किसी रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का सोसाइटल कमिटमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। उनका ये सिद्धांत कहता है कि युद्ध काल में ज़्यादा आत्महत्याएँ होती है एज़ कंपेयर्ड टू पीसफुल एनवायरनमेंट। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि कम पढ़े-लिखे लोगों की बजाय शिक्षित लोग ज़्यादा सुसाइडल कमिट करते हैं। अगर आप आज के आंकड़ों पे गौर फरमाएंगे, तो लगभग 130 इयर्स पहले बोली गई ये सारी बातें आपको यथार्थ मालूम होंगी। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के शिकार किसी व्यक्ति की हम कैसे पहचान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिकतर समय से दुखी ही रहता है, करीब-करीब हर दिन और हर क्षण वो दुखी है, नाउम्मीद और निराशावादी दिखता है, अगर उसे लगता है कि कोई उसके जीवन का मूल्य ही नहीं जान रहा है, या फिर उसके मन में कोई अपराध बोध है जिसका जिक्र वो बार-बार कर रहा है, अगर वो अपना ध्यान केंद्रित करने या कुछ याद रखने या किसी भी निर्णय लेने में असफल महसूस कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति यकीन मानिए डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अगर अपनी पसंदीदा गतिविधियों में मन ना लगता हो, या किसी के भी साथ समय बिताने की इच्छा ना रहती हो, या किसी से भी बात करने का मन ना हो, या ठीक से ना सोना हो, या जरूरत से अधिक नींद लेना भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उसे मृत्यु या आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हों, तो आपको बेहद सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। फौरन आप किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से बात करें या काउंसलर की हेल्प लें। बीमारी का पता चलने पर अधिकतर मामलों में साइकोथेरेपी से या दवाओं से या फिर दोनों ही तरीके से उपचार संभव है। इनमें करीब-करीब 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इलाज थोड़ा लंबा भी खींच सकता है, लेकिन सब्र रखने पे धीरे-धीरे इलाज का असर होने लगता है। या मैं यूँ कहूँ कि सच्चाई तो यह है कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के बारे में कई-कई महीनों तक पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, वो ये खुद भी नहीं बता पाते हैं, या फिर वो किसी हिचक की वजह से बताना ही नहीं चाहते हैं घर और परिवार में। और इवन आस-पास के लोग भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या बीमारी लगती ही नहीं है। ये हमारे समाज की, मैं ये कहूँगी कि विडंबना ही है, जो मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं हम। जबकि भारत में हर 20 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत डिप्रेशन से पीड़ित तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो किसी ना किसी तरह की मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। देश में 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 15% युवा ऐसे हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की कोई ना कोई परेशानी है। WHO का ही आंकड़ा है कि दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित अवश्य रहता है। दुनिया में लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसी ही किसी ना किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि डिप्रेशन की वजह से आत्महत्याएं होती हैं, और दुनिया में हर वर्ष तकरीबन 8 से 9 लाख इसी डिप्रेशन की वजह से खुद की जान ले लेते हैं। यह भी एक गंभीर तथ्य है कि डिप्रेशन के 18% लोग हमारे भारत में ही निवास करते हैं। और मजे की बात यह लगती है मुझे कि आध्यात्म और योग के देश में डिप्रेशन की गिरफ्त में इतनी अधिक संख्या में होना, डिप्रेशन की बढ़ती दर आखिर हमारे जीवन शैली और सामाजिक ताने बाने की नकारात्मक दिशा में बढ़ने की ओर साफ-साफ इशारा करता है। डिप्रेशन के शिकार सिर्फ युवा ही नहीं है। आज अगर हम देखें तो बालक और वृद्ध सभी इसके शिकार होने लगे हैं। करियर की चिंता और पेरेंट्स की प्रतिस्पर्धा के कारण
बालक डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। यही कारण है कि बालकों तक में आत्महत्या की ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम कई बार सुनते हैं कि कोचिंग संस्थानों में कोचिंग लेने वाले छात्र आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। समाज में और परिवार में गुस्सा तो जैसे एक बहुत ही आम बात हो गई है। यूं लगता है मानो सहन शक्ति ने तो शायद जवाब ही दे दिया हो। जो जरा सी कहासुनी में लोग जान तक लेना एक सामान्य सी बात मानते हैं। आखिर यह सब हमारी जीवन शैली व सामाजिक व्यवस्था के बिखराव के ही संकेत हैं। हालांकि यह साफ हो जाना है कि डिप्रेशन या इन तरह के मानसिक विकारों का कारण और समाधान मेडिकल साइंस की बजाय शायद हमारी सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली से ज्यादा बेहतर निकाला जा सकता है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 जिसमें हम अभी हैं, डिप्रेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हो चुका है। हालांकि पहली बड़ी बीमारी हार्ट की बीमारी है, जिसका एक कारण डिप्रेशन भी है। बदलती जीवन शैली और भागम भाग की जिंदगी में आज युवा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। युवाओं में मनोरोग बेहद तीव्र गति से पैर पसार रहा है और अधिक कमाने और अधिक सहेजने की होड़ में युवा इस डिप्रेशन में आता ही जा रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, नौकरी में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रेशर, अनावश्यक कंपटीशन और दूसरे के सुख से दुबले होना आदि ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हो चुकी हैं, जिससे व्यक्ति कुंठाग्रस्त होकर डेफिनेटली डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो कार्य क्षेत्र पे अधिक दबाव और टारगेट पे आधारित वेतन भत्तों के चलते कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 40 टू 45% यूथ जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी खेलने कूदने के दिनों में जिस तरह से डिप्रेस होती जा रही है, वह किसी भी देश की भावी पीढ़ी के लिए कदाचित उचित नहीं माना जा सकता है। और सबसे मजे की बात ये लगती है कि ग्लैमर और मौज मस्ती की माने जाने वाली नौकरियों में सर्वाधिक डिप्रेशन होता है। आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार मीडिया में, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े युवा वर्ग, दूरसंचार से जुड़े लोग, आईटी से जुड़े हुए, केपीओ या बीपीओ से जुड़े हुए लोग, या मार्केटिंग से या ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हुए युवा लोग हो रहे हैं। और यह सब तो तब है जब आज की युवा पीढ़ी और यूथ जनरेशन जो है वो स्वास्थ्य और खान पान के लिए इतना सजग रहने लगी है। जिम जाना अवॉइड नहीं करते हैं, भोजन के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट का यूज करते हैं, लेकिन बाहरी तरह से ये खास तौर पे मैं यूं कहूँ कि फास्ट फूड जो प्रेफर करते हैं लोग, उससे स्वास्थ्य पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डिप्रेशन के फैलाव का एक दूसरा पक्ष हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल बुजुर्ग भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हमारी परंपरा के अनुसार मुझे ये लगता है कि जिस पड़ाव में बुजुर्गों को अपने बच्चों से, नाती पोतियों से सानिध्य पाने की ललक रहती है, उसी उम्र में उन्हें एकाकीपन से जूझना पड़ रहा है और इससे बुजुर्गों में नौराश्य बढ़ने लगता है। और यही नौराश्य और एकाकीपन इन्हीं बुजुर्गों को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। एक और परिवार छोटा होता जा रहा है, संयुक्त परिवार का स्थान न्यूक्लियर फैमिलीज ने ले लिया है और कहीं कहीं तो नौकरी के कारण बच्चों को माँ बाप से भी दूर रहना पड़ता है। और इस भागम भाग में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति अपनों का सानिध्य नहीं मिल पाने की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। गैल्प की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बताऊं तो खास तौर से ग्रामीणों में निराशा की भावना अधिक बढ़ रही है। बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक ताने बाने के कारण निराशा बढ़ना स्वाभाविक भी लग रही है। एक समय था तब हमारा आदर्श सादा जीवन उच्च विचार वाला होता था। जीवन की सीमित आवश्यकताओं के कारण जीवन जीने का अलग ही अंदाज होता था, जहां आदमी दिखाने में कम विश्वास रखता था। दैनिक आवश्यकताएं एक सीमा तक ही रहती थी। दिखावे को सराहा नहीं जाता था, बल्कि इसे व्यंग्य के रूप में देखा जाता था। सादगी से पहचान होती थी और व्यक्ति की पहचान उसके विचारों के आधार पर होती थी। जबकि आज के आर्थिक और भौतिक युग में मैं ये कहूंगी कि ये सब
भावनाएं इसका जस्ट ड्रास्टिकली ऑपोजिट हो चुकी हैं। जहां अमीर व गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि अमीर और अमीर के बीच ही दिखावे का अंतहीन प्रतिस्पर्धा होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विज्ञापनों के माध्यम से जो सब्ज बाग दिखा रखा है, उसके कारण लोगों में जीवन जीने को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अमीर होने के लिए कभी भी हमें अपने स्वास्थ्य को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है और यथार्थ है, सार्वभौम सत्य है कि स्वास्थ्य दौलतों में सबसे बड़ी दौलत है। डिप्रेशन के फैलाव को इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि दुनिया के देशों में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आयोजित करके लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में सजग किया जाना लगा है। शायद आप सब भी जानते होंगे कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कैसे विडंबना है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग बनाने के लिए हमें एक दिन घोषित करना पड़ा है। मानसिक विकार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि मानसिक विकार का हल हमें बहुत कुछ मेडिकल साइंस में ढूंढने की बजाय शायद हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने और जीवन शैली में खोजना चाहिए। इसके लिए हमारे सामाजिक वैज्ञानिक जो है उन्हें शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है एज कंपेयर टू मेडिकल साइंटिस्ट। दैट इज व्हाट आई फील। और अंत में चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अपने लेवल पे भी क्या हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हम खुद अगर डिप्रेस्ड हैं तो बाहर निकल सकते हैं, या हमारे इर्द गिर्द अगर कोई है तो उन्हें हम सहायता दे सकते हैं डिप्रेशन से निकलने में। तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई मस्ट से कि हमें अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप व्यस्तता के बावजूद अपने जरूरतों और देखभाल के लिए कुछ समय निकालें। माना कि हम इंसान सामाजिक प्राणी होते हैं, परंतु सबसे पहले हम खुद के लिए होते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ईश्वर ने हमें यह जिंदगी दी है, हमें उसका आदर करना चाहिए। और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन वास करता है, और ये स्वस्थ मन ही है जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बेहद आवश्यक है कि हम खुद के दोस्त बने, खुद से प्यार करें, अपनी जरूरतों को जानें, और हमारी जिंदगी की खुशियों का रिमोट किसी और के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि हम किसी और को इतना हक कैसे दे सकते हैं कि हमें विचलित कर दे। हम क्यों खुद को किसी के अधीन या मोहताज इतना ज्यादा कर देते हैं कि हमें अपने जीवन की खुशियों के लिए, अगर हम खुद अपने आप को तथा अपनी खुशियों को नहीं समझ पाएंगे तो दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। और ये उतना ही शाश्वत है कि हर शख्स दुनिया में अकेला ही आता है और यथासंभव जाते वक्त भी अकेला ही होता है। हमेशा याद रखिए, जितना आप यकीन करते हैं उससे कहीं ज्यादा बहादुर होते हैं आप। जितना आप दिखते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली भी होते हैं आप। जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। और जितनी आपने कल्पना की है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं आप। जितना अधिक समय आप अच्छा खुद के बारे में महसूस करेंगे, उतना ही कम दिखावा करने की जरूरत महसूस होगी आपको। ऐसा मुझे लगता है, मेरा यही मानना है। आप वही रहिए जो आप हैं, और आप वही कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखने चाहिए, और अवश्य ही जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं वो कदाचित बुरा नहीं मानेंगे। So always mind your own individual dignity and respect your own dignity. Then only you will deserve the love and respect from other people. एक बार भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि आप पूरी दुनिया में घूम कर आए और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपके प्यार पाने का सच्चा हकदार हो। यकीन मानिए, आपको वो व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप स्वयं अपना प्यार पाने के सबसे पहले और सबसे बड़े हकदार होते हैं। यानी जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता है, वो भला दूसरों का प्रेम कैसे पा सकता है, और कैसे वो दूसरों को प्रेम दे सकता है। जो लोग अपने जीवन की कद्र नहीं करते हैं,
खुद से प्यार नहीं करते हैं और दूसरों के द्वारा दिए गए दुखों को अपना सबसे बड़ा दर्द समझ लेते हैं, वही लोग कई बार आत्महत्या जैसा घिनौना कदम भी उठा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने मन मस्तिष्क के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर वो कार्य करें जो हमें खुद को सुकून देता है, लेकिन अवश्य ही यह एक सभ्य और मर्यादित जीवन शैली में रहते हुए करना चाहिए हमें। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अच्छे दोस्त आपको आवश्यक सहानुभूति प्रदान करते हैं और साथ ही डिप्रेशन के समय आपको सही सलाह भी देते हैं। हर शख्स की जिंदगी में एक ऐसा इंसान दोस्त हो जिससे मन की हर बात बेबाक तौर पे हम साझा कर सकें, जिससे बात करते वक्त आपको ये एहसास हो कि आप स्वयं से ही बात कर रहे हैं। और नसीब है आपका अगर आपके कोई दोस्त कर्ण जैसा मिला हो, तो अवश्य ही आपको उसके लिए कृष्ण बनने में देर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये यकीन होगा कि कर्ण एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त ये जानता है कि आप गलत हो सकते हैं, कदाचित आप हार भी सकते हैं, फिर भी आपके लिए हर वक्त अपनी जान हथेली पे लिए होता है। और कृष्ण वो जिसका सिर्फ साथ मात्र होने से ही आपके जीवन की हर जीत निश्चित हो जाती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके दोस्त, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है इन सब पे खर्च करने वाला आपका समय। हमें इन सब चीजों के लिए आभारी रहना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जब भी महसूस करें, अपने पसंदीदा संगीत अवश्य सुनें, कॉमेडी मूवीज देखें या ऐसी फिल्में देखें जो आपको पता है कि हैप्पी एंडिंग वाली है। And further, I must say that I just need to recommend you all a balanced fuel for your body. बैलेंस फ्यूल फॉर बॉडी, दैट मीन्स आप में से अधिकतर लोग शायद बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते होंगे इसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हम इसे मात्र भोजन तक ही सीमित रहते हैं, जबकि हमें इसे भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के नजरिए से भी समझना चाहिए कि बैलेंस फ्यूल क्या हो सकता है बॉडी के लिए। जैसे कि भूमि से उत्पन्न होने वाला भोजन, शुद्ध पर्याप्त मात्रा में जल, सूर्य से मिलने वाली अग्नि और प्रकृति से मिलती शुद्ध हवा तथा ये खुला आसमान, जहां हम खुद को जिस ऊंचाई तक चाहे ग्रो कर सकते हैं। सही मायने में समझें तो हमारे शरीर को अगर हम ये बैलेंस्ड फ्यूल देते रहें, तो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी हम बहुत ही सुदृढ़ महसूस करेंगे। साथ ही हमें बातचीत करने पे भी ध्यान देना चाहिए। किसी की मानसिक स्थिति को समझने के लिए हमें हेल्दी बातचीत करनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है उन्हें पॉजिटिव रखने के साथ साथ उन्हें यह बताएं कि वह हर मुश्किल वक्त से लड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं के संबंध में बात करना भी तनाव दूर करने का एक उत्तम जरिया हो सकता है। हम में से अधिकतर लोग शायद खुद तक सीमित रह जाते हैं या अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और भी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं इस घुटन से, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य भी पे प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पे बात करने के लिए समय की बेहद जरूरत होती है। इसीलिए लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, परिवार और दोस्तों का हर वक्त साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस करवाते रहना चाहिए कि हम हर कदम पे उनके साथ हैं। और आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। अपनी रोजाना की गतिविधियों और भावनाओं को लिखने से हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इसे आई मस्ट से कि हम आत्मनिरीक्षण और आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। हमें एक जर्नल या डायरी रखना चाहिए जिसमें हम रोजाना की बातें लिख सकें। हम अपने जीवन के बारे में क्या महसूस करते हैं, हमारा आज का दिन कैसे बीता है, हम आने वाले कल के लिए क्या प्लान करते हैं। क्योंकि जो सकारात्मक विचार होंगे वो हमें जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में काम आएंगे। और कदाचित अगर
कोई गलत विचार भी आपके ज़हन में आता है, तो अवश्य ही आप उसे कागज़ पे उतार दीजिए और उसी कागज़ पे उतारे हुए उसी गलत विचार को आप क्रश करके फेंक दीजिए। यकीन मानिए, आपके ज़हन से वो नकारात्मक विचार खत्म हो जाएगा। और हाँ, मनोचिकित्सक की सलाह लेना भी अति आवश्यक है। डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए सबसे मुख्य और आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी काउंसलर या मनोचिकित्सक की सलाह लें। उससे आपको डिप्रेशन की जड़ तक जाने और इसे दूर करने में मदद मिलेगी। मानसिक बीमारी का इलाज है अगर आप शिक्षित हैं और आप जागरूक हैं। डिप्रेशन से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान, मेडिटेशन इन सब चीजों को भी जगह देनी चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और बॉडी का हार्मोनल बैलेंस रहता है, बॉडी का पीच लेवल बैलेंस रहता है। व्यक्ति को सुबह उठ के सैर पे भी जाना चाहिए, योगासन और प्राणायाम भी करना चाहिए। और हमें ये बेहद ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से डिप्रेशन चल रहा है, तो हमें अवश्य ही ऐसे कारणों से और ऐसी परिस्थितियों से उस शख्स को दूर ही रखना चाहिए। डिप्रेशन के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पे जाना चाहिए। साथ ही मधुर और पसंदीदा संगीत सुनते रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों युक्त किताबें भी पढ़नी चाहिए। स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदत से तो यथासंभव बचे रहना चाहिए। और मैं ये कहूँ कि आपको हमेशा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है जिंदगी में। कभी-कभी आपको तो बस सिर्फ सांस लेना ही काफी होता है। यकीन मानिए, सिर्फ विश्वास ही करना होता है और जाने देना होता है। सिर्फ ये देखना कि क्या हो रहा है, सिर्फ उसको एंजॉय करना भी जिंदगी होता है। Even I must say that health does not always come from medications. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in the heart, and peace in the soul. And that comes from the laughter and love of your beloved ones. And sometime in life, you just need a hug only. No words, no advice, just a hug to make you feel better, and that too from your loved one, of course. आज के हमारे इस डिस्कशन के आधार पे अगर आप में से कुछ लोग भी इनमें से चुनिंदा बातों को भी अमल में लाते हैं, तो अवश्य ही हमारी मानसिक रोगों से लड़ने की ये मुहिम है, इसमें एक कड़ी और जुड़ जाएगी और हमें सुखद एहसास भी होगा कि हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। और अंत में मैं एक बेहद तार्किक और यथार्थ को परिभाषित करने वाली कुछ पंक्तियां भी शेयर करना चाहूंगी। उम्मीद है शायद आप सभी लोगों को भी वो पंक्तियां सकारात्मकता का एहसास करवाएंगी। ये पंक्तियां गोपाल दास नीरज जी की कविता से है, जो बहुत ही पॉपुलर है और आज के टाइम में शायद बहुत ही सटीक फिट बैठ रही है। इसका शीर्षक है छिप छिप अश्रु बहाने वालों। अब पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हाँ, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।
लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हाँ, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आई मस्ट से कि डिस्कशन आपको उचित लगा होगा, और अगर आप सब जो देख रहे हैं, आप में से किसी के भी इससे रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, तो यू मस्ट शेयर विद अस। डेफिनेटली विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। उम्मीद है आप सबने जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो हमारे कुछ बातों को अमल में लाएंगे, और अगर हो सके तो आप इन बातों को, आप जिनसे भी समझते हैं या जिसे भी अपना समझते हैं, आप अवश्य ही उनसे शेयर कीजिएगा। तो शायद उन्हें भी एक उम्मीद लगे कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, और हम आपस में बात करके स्वस्थ रह सकते हैं, हम एक दूसरे का साथ पाके स्वस्थ रह सकते हैं। और हमें अपने आप को समझने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम अगर अपने आप का ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारे इंडिविजुअलिटी को नहीं समझेंगे या हमारे इंडिविजुअल डिग्निटी को नहीं समझेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा भी हमें समझेगा। तो in nutshell, I must say that first and foremost thing is that we must understand and we must respect our individual dignity. And further, we need to understand who can be our friends. Friends सिर्फ फेसबुक वाले नहीं होने चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया वाले नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स वो होने चाहिए जो अगर आपको जरूरत हो तो आपका मन हल्का कर सके। बेबाक आप बिना कुछ सोचे और बिना किसी मर्यादा की परवाह किए आप अपने मन की बातें शेयर कर सके, या आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सके। ऐसे दोस्त होने चाहिए जिंदगी में। बहुत ज्यादा नहीं तो मात्र 1 या 2 होंगे तो भी काफी सुकून भरी हो जाएगी आपकी जिंदगी। अब ये सिर्फ 2 चीजें, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है, दैट इज बैलेंस्ड फ्यूल फॉर बॉडी। मीन्स वी शुड गिव प्रेफरेंस टू द फ्यूल रादर देन बैलेंस डाइट। हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे भोजन में और हमारे जीवन का जो फ्यूल होता है, जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल, उसी तरह से हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो आता है भूमि से, प्रकृति से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से। हमें इन सब चीजों का प्रकृति के साथ रहते हुए यथोचित उपयोग करना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए, ताकि अगर हम ये फ्यूल अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली विल बी हैविंग अ हेल्दी लाइफ, विल बी हैविंग अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड एज वेल। तो आज का हमारा डिस्कशन इतना ही है। अगर आप चाहें तो आपके क्वेश्चंस हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का हम सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए। So once again, let me thank you all whosoever have joined this session, and I must thank the entire team of Bikaner Ab Tak. Thank you so very much that you provided this live platform where we have shared our views and where we have created this uh, stream for the people, that they can take lead for understanding what the mental health is and what the depression is and how they can help themselves as well as others to overcome with this depression. Thank you so much. Let me take your leave.